नमस्कार, एक बार फिर आपका जनता के फैसले में स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा, मेरे साथ है जीनत सिद्दीकी। लगातार आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर जनता का फैसला आ चुका है। फूलपुर में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। सपा के नागेंद्र सिंह पटेल जीते हैं। सपा को बसपा का साथ मिला और नागेंद्र सिंह पटेल ने जीत हासिल की है। बीजेपी फूलपुर सीट पर अपने आप को साबित नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर की सीट जीत ली है। केशव मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहां पर उस सीट पर उपचुनाव हुआ 11 तारीख को और आज जो नतीजे आए उसमें समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी। बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं बुनियादी सवाल कि अब आगे क्या, किस तरीके की स्ट्रैटेजी, समर्थन को लेकर भी सवाल ये कि बीजेपी अब किस तरह से तैयारी करेगी, क्योंकि काफी बेसिक चेंज तो अब करने होंगे। और क्या बीएसपी एसपी भविष्य में साथ आते हैं, क्योंकि अभी समर्थन तमाम ऐसे सवाल जीनत जो खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, फूलपुर से समाजवादी पार्टी के नागेंद्र सिंह पटेल जीत गए हैं। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण क्यों है ये हम आपको बता दें। दरअसल अगर हम बात करें, आजादी के बाद हुए पहले 3 संसदीय चुनावों में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सीट से चुनाव जीता था। और ये प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है फूलपुर से जो जीते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। फूलपुर उपचुनाव में सपा की साइकिल चल गई और हमारे साथ सांसद बने हैं नागेंद्र सिंह पटेल। यहाँ पर हम नागेंद्र सिंह पटेल से बात करते हैं। नागेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, फूलपुर में साइकिल चलाई है आपने, किस जीत के क्या मायने हैं? इस जीत का बहुत माने हैं समाजवादी लोग। अब फिर समाजवादियों की सरकार आने वाली है, इसका संदेश है। जिस तरह की जीत मिली है, इसकी उम्मीद थी पहले से आपको? बिल्कुल उम्मीद थी, पहले से थी। क्या लगता है कि 2019 में भी फिर से जो है बसपा के साथ इसी तरह समझौता होगा? अब इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, नेतृत्व लेंगे। ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से अखिलेश जी ने यहाँ पर रोड शो किया था, उसमें तमाम भीड़ उमड़ी थी, उसका कितना श्रेय है? इनका तो पूरा श्रेय है आदरणीय अखिलेश यादव जी का चेहरा और उनके किए गए काम को ही जनता पसंद करती है और उनको पसंद करके ही जनता इतनी भीड़ लगाई थी रोड शो। बसपा के समर्थन से किस तरह से मदद मिली? निश्चित फायदा हुआ है। बहन मायावती जी के समर्थन से फायदा हुआ। किस तरह विकास कार्य करेंगे? 9-10 महीने का टाइम है, जो भी समय बचा है, जितना भी होगा अपने विकास कार्य करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता को खुश रखेंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि फूलपुर सीट पर अब सपा जीत चुकी है और सपा ने ये कहा है कि इस सीट को जीतने का जो श्रेय है वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती का जो समर्थन मिला था उसकी वजह से सीट पर उनकी जीत हुई है। और निश्चित तौर पर जो भी उन्हें समय मिलेगा वो फूलपुर की जनता की सेवा करेंगे। और जहां तक गठबंधन की बात है, उस पर फैसला सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही लेंगे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, ईटीवी न्यूज, इलाहाबाद। तो फूलपुर में यहां पर नागेंद्र सिंह पटेल ने जीत हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है और एक अच्छे खासे अंतर से यहां पर जीनत जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें अनुपम जी, कहीं ना कहीं फाफा, मऊ या सोराव, फूलपुर, इलाहाबाद उत्तरी और इलाहाबाद पश्चिम में विधानसभा सीटें जो आती हैं इसमें, और विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो है वो परसेंटेज भी घटा इस चुनाव में खास तौर से, और जो आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे क्या उसको लेकर भी अब पशुपेश परेशानियां जो हैं वो खड़ी होने वाली हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जिनका अब यहाँ पर फैक्टर्स निकलकर सामने आएंगे। बहरहाल बीजेपी यहाँ पर फूलपुर पर हार गई है और फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में गई है। और अमूमन चर्चा के दौरान एक और जो सवाल उठ रहा था कि राज्यसभा में जो समीकरण अभी बन रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि जो नतीजे आएंगे उसके बाद भी, क्योंकि विधायकों की नियत को कोई नहीं समझ सकता, और उस पर भी शायद कुछ चेंजेस देखने को मिले, या हो सकता है कि जो लोग इंटरनली नाराज हो जिनके अंदर नाराजगी हो, उनका मिजाज बदले। ये भी एक सवाल जो था वो उभर रहा था। सिर्फ एक बात और है कि फूलपुर से अतीक अहमद का वहां से चुनाव लड़ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम जब देख रहे थे कि अतीक अहमद भी वहां से एक प्रत्याशी हैं, तो तमाम चीजों को प्लस माइनस करके देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो अब फाइनल तस्वीर निकल करके सामने आई है, उसमें अतीक के होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिला, सपा बसपा के संयुक्त कैंडिडेट को, और न ही यहाँ पर बीजेपी को कोई इसका किसी तरह से फायदा हुआ। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से, और आपको बताएं कि 59,000
613 वोटों का अंतर नागेंद्र पटेल और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में, तो उसी से आप अंदाजा लगाइए कि एक बड़ी जीत है ये। अगर हम 2014 का जिक्र करते हैं तो भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, सपा प्रत्याशी धर्मराज सिंह पटेल को सिर्फ 30,000 से अधिक मतों से हरा पाए थे। और ये आंकड़ा अभी हम कहीं दोगुना हो गया डिस्टेंस, अगर डिफरेंस की बात करें, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो 30,000 से सिर्फ जीते थे। हालांकि ये पटेल प्रधान सीट रही है, पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, और फिर भी अमूमन कहा जाता है कि अभी बीजेपी की लहर है, मोदी लहर है। उस सूरत में भी कहीं ना कहीं वो नतीजे नहीं आ पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और अब एक और सवाल की, अब केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक कद की अगर हम बात करें, उस पर थोड़ा सा कुशासन था बीजेपी का, जो निरंकुश सरकार थी बीजेपी से, जनता त्रस्त थी। आज के दिन जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पढ़ा लिखा तबका था शहर का, वो भी आज त्रस्त था, और त्रस्त से एक ऑप्शन के रूप में एक परिवर्तन की लहर देखी समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी को वोट देके परिवर्तन कर दिया। अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? अब आगे की रणनीति माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, समाजवादी पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे क्या करना है। ये जो परंपरागत और बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं इलाहाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे। सर्वेश, शुरुआत से ही लगातार हम देख रहे थे कि फूलपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बढ़ाई, वो बढ़त अंत तक जारी रही, और ये जीत जो है 59,613 वोटों की मार्जिन से यहां पर समाजवादी पार्टी ने इस सीट को अपने कब्जे में किया है। निश्चित तौर पर फूलपुर की जो लड़ाई थी वो साख बनाम वजूद की लड़ाई थी। भाजपा जहां इसको अपनी साख से जोड़कर रख रही थी, वहीं विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के लिए भी अपने वजूद के लिए ये लड़ाई काफी अहम थी। और सपा के साथ जब ये गठबंधन हुआ, ये कहें जब सपा ने समर्थन दिया, तो समाजवादी पार्टी को और ताकत मिली, और इस सीट को समाजवादी पार्टी ने 59,163 वोटों से यहाँ पर जीत लिया है। अब हमारे साथ बातचीत के लिए खुद नवनिर्वाचित सांसद हैं, और हम सबसे पहले नागेंद्र जी को बधाई देंगे सांसद चुने जाने को लेकर कि फूलपुर की जनता, महान जनता ने उनको सांसद अपना प्रतिनिधि चुना है। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताएं नागेंद्र जी कि ये आपको जीत के प्रति कितना आश्वस्त है, और इस जीत के क्या मायने हैं? अब जीत के बहुत मायने हैं, और जीत के प्रति मैं शुरू से आश्वस्त था कि ये समाजवादियों की सीट है, समाजवादी ही जीतेंगे। बसपा का जिस तरह से आपको समर्थन मिला, उससे कितनी मदद मिली चुनाव को जीतने में? निश्चित बहुजन समाज पार्टी और सुश्री बहन जी का आशीर्वाद मिला, उससे मदद मिली है जी। क्या आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आपके पास हालांकि कार्यकाल कम है, उसके बाद फिर से 2019 में चुनाव में जाना है आपको। आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पे, और जो उनके नीतियां हैं उस पे हम काम करेंगे। जिस तरह से इलेक्शन का कैंपेन किया गया यहाँ पर, भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री ने और खुद डिप्टी सीएम ने यहाँ पर कैंपेन किया, उसमें आपको कैसा लग रहा था कि उसके बावजूद आप चुनाव जीत जाएंगे? ये समाजवादियों की सीट थी, तो इसलिए समाजवादी हैं, हमको निश्चित भरोसा था। सर्वेश, ये बात जानिए, जब इनको प्रत्याशी बनाया गया था उस वक्त तक बीएसपी के साथ कोई पैक्ट की या फिर बीएसपी के सपोर्ट की बात सामने नहीं आई थी। उसके बाद ये चीजें निकल करके सामने आई, तो क्या आभास था कि बीएसपी के साथ बातचीत चल रही है, बीएसपी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी या सपोर्ट करेगी समाजवादी पार्टी को? तो कब इस बात का एहसास हुआ? क्या बीजेपी के साथ फाइट मान रहे थे ये? चुनाव में दोनों सीटें आप जीत गए, गोरखपुर और फूलपुर। नए सियासी समीकरण 2019 के लिए तैयार होंगे अब? निश्चित ही उसी का संदेश है, उसका टेलर है, 2019 का टेलर है ये। निश्चित तौर पर ये सांसद बने हैं नागेंद्र जी, और साफ तौर पर करें ये 2019 का टेलर है भाजपा के लिए। कम से कम अब भाजपा को सावधान हो जाना चाहिए कि किस तरह से सपा और बसपा ने मिलकर और अन्य छोटे दलों को मिलाकर आवाज मिल रही है हासिल की है। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये राजनीति की दशा और दिशा तय करने का सवाल था, और 2019 का जो सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा था, वो निश्चित तौर पर सपा ने बड़ी जीत दर्ज करके इसको, इस किले को फतेह कर लिया है, जीत लिया है, और भाजपा को इसमें झटका लगा है। जी सर्वेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर्वेश, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि जिस समय इनको प्रत्याशी बनाया गया था उस समय बीएसपी का साथ नहीं मिला था, तो उस समय क्या इस बात का आभास था कि बीएसपी की तरफ से अगर कोई प्रत्याशी आता है तब मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा? अतीक अहमद का भी फैक्टर था, तो और एक तमाम चीजें थी। ऐसे में जब बीएसपी का साथ मिला, उससे पहले क्या ये फाइट बीजेपी से मान रहे थे? देखिए, फूलपुर की अगर बात करें तो फूलपुर का जो सियासी इतिहास है
ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, वो यहाँ से चुनाव जीते और 7 बार ये सीट कांग्रेस के पास रही, लेकिन 4 बार समाजवादियों का भी एक गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने 4 बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से इस सीट पर प्रत्याशी का चयन किया था, उन्होंने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर नागेंद्र सिंह पटेल को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा था और ये फूलपुर विधानसभा से आते हैं और पटेल बाहुल्य ये पूरी लोकसभा सीट पर उनका एक तरह से ये कह सकते हैं कि दबदबा है और वो निर्णायक भूमिका में थे। तो उस दृष्टि से उन्होंने एक दांव खेला था। यही वजह थी कि भाजपा को उसके बाद जो प्रत्याशी लाना पड़ा वो पटेल प्रत्याशी ही लाना पड़ा। अतीक अहमद की एंट्री तो नामांकन के समय हुई और उसके समय जो है जब पर्चा खरीदा गया तब लोगों को यह आभास हुआ कि अतीक भी एंट्री कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अंदर से ये कह सकते हैं कि साइलेंट जो है अपने चुनाव प्रचार को कैंपेन किया, बहुत हड़बड़ी में नहीं दिखे और जब उनको मायावती का साथ मिला या बसपा सुप्रीमो ने जब उनको समर्थन दिया, उससे अंदर खेमे में उन्होंने जमीनी मेहनत की और सपा के कार्यकर्ता। सर्वेश, आपके पास आएंगे। राम गोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं गोरखपुर में। अगर हम अभी की स्थिति को समझना चाहें तो राम गोपाल, क्या कुछ स्थिति है गोरखपुर की? बेहद ही रोचक जो है अभी तक आंकड़े आए हैं, अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल 28वें राउंड की जो गिनती हुई है उसमें 21,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के परवीन निषाद कुछ जो है आगे चल रहे हैं और अभी बीजेपी का जो खेमा है उसके खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा है। जो मतगणना स्थल है यहाँ पे बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब अपने घरों को चले गए हैं, कुछ इक्के दुक्के लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल जश्न का माहौल है। आप देखिए कि किस तरीके से संजय निषाद जो प्रवीण निषाद के पिता हैं वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले खुद प्रवीण निषाद फूल मालाओं से लद के बाहर आए थे और उन्होंने अपने विजय की घोषणा कर दी है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इस विजय का ऐलान नहीं हुआ है। और इस विजय के ऐलान में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बता पाए आप तो बताइए कि कितने राउंड की मतगणना होना बाकी है और कितना वक्त और लग सकता है आधिकारिक रूप से परिणामों को घोषित होने में? सपा बसपा का गठबंधन क्या भारी पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि पहली बार गठबंधन? देखिए ये इसको एज सच गठबंधन नहीं, ये तो राज्यसभा की सीटों का था विषय और जो सामने थोड़े थोड़े वोटों की हार की परिस्थिति बनी है उसे मैं गठबंधन की शक्ल नहीं देता हूं। कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, हम आगे उसका ध्यान रखेंगे, समीक्षा करेंगे और आगे इससे सजग होकर और अच्छी तैयारी करेंगे। दोनों का साथ आने से खतरा नहीं देख रहे हैं आप 2019 के लिए? दोनों अगर इसी तरह से साथ रहे तो ये दोनों में स्वाभाविक साथ होना संभव नहीं है और आम चुनाव की मनस्थिति अलग होती है और आम चुनाव की मनस्थिति आज भी देश में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ है। सर वोटिंग परसेंटेज कम थी वहाँ पे दोनों गोरखपुर चाहे फूलपुर, लेकिन जो वोटर निकल के आए हैं वो जो समाजवादी पार्टी बीएसपी के पूरे वोट पड़ी है, बल्कि भाजपा की वोटिंग कम हुई है व्यक्तिगत देखा जाए। लोगों में उत्साह भी कम था। मतलब मैंने कहा ना कि मैं इसी को तो मैं फोकस करूंगा, चिंता करूंगा, उसी पर समीक्षा करूंगा कि हम इतनी रचना किए उसके बावजूद कहाँ कमी रह गई, आगे उसका ध्यान रखेंगे और 2019 उनके आधार पर समीक्षा करके और बेहतर परिणाम लाएंगे। चलिए, तो आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को सुन रहे थे और बेहद ही महत्वपूर्ण अनुपम, अगर हम अभी की स्थिति को देखें तो हालांकि जैसे कि राम गोपाल हमें बता भी रहे थे, जो सपा प्रत्याशी उन्होंने गोरखपुर में अपनी जीत का दावा तो कर दिया है बाहर आकर और श्योरिटी के साथ 28 राउंड उन्होंने कहा कि पूरे हो गए हैं और बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों को जाने शुरू हो गए हैं। तो नरेंद्र यादव बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। नरेंद्र आज सुबह से ही मौजूद है। नरेंद्र, आपने तो हर रंग वहां पर देख लिया होगा सपाइयों का आज, क्योंकि जिस तरीके से 2012 में जब सपा की उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी उस वक्त ये जश्न देखा गया था और उसके बाद ही मुझे लगता है कि आज इतना बड़ा जश्न उसके बाद सपाइयों ने किया होगा। जी बिल्कुल अनुपम,
इतना बड़ा जश्न समाजवादी पार्टी पे देखने को नहीं मिला था। 2012 के बाद 17 में चुनाव आया, उसमें करारी हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा था। तो एक अप्रत्याशित हार थी, इसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी नहीं की थी। ये जो जीत हुई है लोकसभा के उपचुनाव में, इसको बड़े रूप में, जश्न के रूप में और बड़ी जीत के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। यहाँ पे होली मनाई जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो इसको बड़ी जीत के रूप में पेश किया जा रहा है और श्रेय दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये जीत हुई है। लेकिन अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी का साथ आना ही सबसे बड़ी जीत की वजह बनी है। इसीलिए तमाम नेता बीएसपी को भी श्रेय दे रहे हैं और यहाँ पर जश्न भी बना रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जाए 2012 के बाद से कोई जश्न यहाँ पे नहीं मनाया गया था, कोई खुशियाँ इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जीत की नहीं आई थी। हमको आप आवाज़ सुन सकते हैं, किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है, अगर दिखा पाए आप तस्वीरें दिखाइए। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसरा था, कोई नेता यहाँ आना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे जैसे इनके नरेंद्र, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए वहाँ की तो कैमरामैन से कहिए जरा पैन करके कैमरे को तस्वीरें दिखाएं, जश्न दिखाएं वहां पर और लोगों से बातचीत भी कीजिए अगर हो सके तो। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं समाजवादी पार्टी में किस तरीके से उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है और पूरा भरा पड़ा है समाजवादी पार्टी कार्यालय। यहाँ पे एक छोर से दूसरे छोर तक युवा दिखाई पड़ रहे हैं और कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम विधायक भी यहाँ पे आ गए हैं। तस्वीरें हमने देखा और सपा कार्यकर्ता जो हैं किस तरीके से खुश हैं। बीजेपी ऑफिस का रुख करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अवनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अवनीश, वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा और जैसा कि लोग जो वहां पर मौजूद हैं, अगर मुनासिब हो तो बात भी, क्या कुछ जहन में अब चल रहा है उनके, ये भी जरूरी है जानना। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके की मतगणना सुबह से ही चल रही है लगातार। मैं पहले आपको बीजेपी दफ्तर का नज़ारा दिखाऊंगा। आमतौर पर भीड़ भाड़, शोर शराबा, सत्तारूढ़ दल का दफ्तर है, बीच शहर में है। काफ़ी सारे लोग, कार्यकर्ता यहाँ पर कामकाज के लिए, मंत्री, तमाम सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और कामकाज की एक भूमिका रहती है। लेकिन आज चुनाव परिणाम जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और बीजेपी के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं आज का जनादेश गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जरूर मायूसी है इस बात को लेकर के, क्योंकि सत्ता में रहते हुए अभी 1 साल पूरे होने को हैं और ठीक जश्न से पहले यानी 19 मार्च से पहले पार्टी को कहीं ना कहीं ये दिन देखना पड़ा जब उसको 2 लोकसभा के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कटारिया हैं। सर, अभी 1 साल पूरे होने वाले हैं और उससे पहले ही जिस तरह का रेफरेंडम आपको मिला है, ये कहीं ना कहीं झटका देने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो पहला विधानसभा का उपचुनाव हुआ वो हमारे पक्ष में गया। कानपुर के अंदर हमारे विधायक गए और उस उपचुनाव को हमने जीता। 2 उपचुनाव ये लोकसभा के हमारे सामने हैं और मैं मानता हूं कि मत प्रतिशत कम रहने के कारण ऐसा हुआ है और इस गठजोड़, ये जो नापाक गठजोड़ है, इसके कारण भी ऐसा इसका असर आया है। और दूसरा यह है कि ये जनता का आदेश है, इसका मैं हृदय से सम्मान करता हूं, विजयी प्रत्याशी को शुभकामनाएं भी देता हूं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 4 दल चुनाव लड़ेंगे, जीतने वाला एक होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन इससे हमें सीखने की आवश्यकता है। हम छोटी छोटी बातों से सीखते रहे हैं और इससे भी हम सीखेंगे। नहीं, पर जिस तरीके की बात हो रही थी आप तब जो है पॉलिटिकल तौर पर जाति राजनीति का आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी के ऊपर, बीएसपी को कटाक्ष किया आपने, उनके दल के नेता भी आपने अपने दल में शामिल करा लिए। तमाम सारे हथकंडे जो है वो फेल साबित हुए और आपके उम्मीदवारों को वहाँ हार का सामना करना पड़ा है। हमने उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने काम किया है और वह काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है, विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो गठजोड़ सपा और बहुजन समाज पार्टी ने, जिस बहुजन समाज पार्टी की नेता पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला किया, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन वो चली गई उनके पास ही जिन्होंने उनकी जान लेने का काम किया। तो ये नापाक गठजोड़ है। इस नापाक गठजोड़ को जनता समझ जाएगी, बहुत देर नहीं लगेगी। और ये एक प्रकार का हमारे लिए भी, मैंने कहा, अब इस तरह के तर्क शायद चलेंगे नहीं, क्योंकि कई स्टेट्स फिर हमें देखने होंगे जहां पर बीजेपी ने कुछ पार्टीज के साथ जो अलायंस किया और वो भी जो है उसके बाद बहुत सारे सवाल हुए थे। सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश, आपके पास की तस्वीरें हमें एक बार दिखाइएगा, बहुत कम वक्त है अभी। जी, सवाल दोहराएं प्लीज। जी सर्वेश, आपके आसपास की तस्वीरें हम देखना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पे
नजारा है इस वक्त का। जी, निश्चित तौर पर हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि इस समय जो है मतगणना का कार्य पूरा हो गया है और जो वीवीपैट मशीनें हैं वो यहाँ से शिफ्ट की जा रही हैं। इसके अलावा सुबह से जो मतगणना में कार्मिक लगे थे वो अपने घरों की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो सुरक्षा कर्मी थे वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे दाहिनी ओर इस समय खुद जो अभी निर्वाचित हुए हैं सांसद नागेंद्र सिंह पटेल, वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ उनकी बधाइयां ले रहे हैं। तो इस तरह का नजारा इस समय मुंडेरा मंडी में जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से नवनिर्वाचित सांसद को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। आपसे हम अपडेट्स जो है लेते रहेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन, और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ट्रेलर जो है वो रिलीज हो रहा है 2019 का, कई मायनों में बेहद ही अहम। और अब बात करेंगे 16 मार्च को रिलीज होने वाले फिल्म राजा ब्रोडिया की, जो एक रोमांटिक कॉमेडी हिंदी फिल्म है। इस फिल्म के गाने भी काफी धूम मचा रहे हैं। फिल्म रिलीज होने से पहले राजा ब्रोडिया के गाने ब्लॉकबस्टर पर मचा रहे धूम। बन के सांसें मेरी। फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ही नहीं बल्कि इसके गाने भी हैं रोमांटिक। बन के सांसें मेरी, सुने सुने नैना तेरा ही करते हैं बस अब इंतजार। ओरे मेरी जाना दिल है दीवाना करता मुझको बेकरार। और अब बात करेंगे राइजिंग इंडिया समिट की। दुनिया भर के विचारकों और विद्वानों को एक मंच पर लाने के लिए नेटवर्क 18 मेगा इवेंट राइजिंग इंडिया समिट का आयोजन करने जा रहा है। इस इवेंट में दुनिया को राह दिखाने वाले सबसे बड़े नीति निर्माता, मुख्यमंत्रियों से लेकर कॉरपोरेट जगत के दिग्गज एक यादगार और अभूतपूर्व उत्सव मनाने के लिए राजधानी दिल्ली में जुटेंगे। राइजिंग इंडिया समिट के तहत नेटवर्क 18 देश और दुनिया के कई दिग्गजों के साथ संवाद स्थापित करेगा। इसमें देश के दिग्गजों के साथ साथ दुनिया की कई मशहूर हस्तियां भी शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ 16 मार्च को शुरू होने वाला ये समिट 17 मार्च तक चलेगा। इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद की जा सकती है। तो जनता का फैसला लगातार आ रहा है। फूलपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है, और जिस तरीके से गोरखपुर की सीट पर अभी कुछ चरणों की मतगणना बची हुई है, उसके बाद वहां की फाइनल तस्वीर भी आधिकारिक रूप से सामने आ जाएगी। लेकिन जीनत, जाहिर तौर पर इस उपचुनाव में जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज दूर तक जाएगा, और उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले वक्त में बदली नजर आएगी। बिल्कुल, और हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।